अब बात करते हैं उस सनसनीखेज मर्डर केस की जो 2 महीने पहले हर अखबार, हर टीवी चैनल की सुर्खियां बटोर रहा था। देश के हर शख्स की जुबान पर यही नाम था, प्रद्युम्न मर्डर केस। और यह केस अचानक से आज दोपहर तक सर के बल उलट गया। हरियाणा पुलिस की जांच में जो आरोपों को सिद्ध किया जा रहा था कि अचानक से वो शख्स निर्दोष दिखने लगा और 11वीं का एक छात्र एक नया आरोपी बनकर सामने आने लगा। मामले की तफ्तीश अब सीबीआई कर रही है और कह रही है कि उसने इस मर्डर केस को सुलझा लिया है। सीबीआई के मुताबिक पेरेंट्स टीचर मीटिंग यानी पीटीएम टालने के लिए, जहां इतने छोटे से मुद्दे पीटीएम टालने के लिए 11वीं के एक छात्र ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आरोपी छात्र को जुवेनाइल कोर्ट के सामने पेश भी कर दिया गया है, जिसके बाद उसे 3 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया गया है। गुरुग्राम के प्रद्युम्न मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश हुआ तो लोग हैरान रह गए। देश को झकझोर कर रख देने वाले इस हत्याकांड में सीबीआई ने कातिल को पकड़ने का दावा किया है। कातिल कोई और नहीं बल्कि स्कूल का ही 11वीं का छात्र बताया जा रहा है। मासूम के संदिग्ध कातिल को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आज सीबीआई ने 6 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट ने उसको डिक्लाइन करके 3 दिन की दी है और 3 दिन बाद सैटरडे को उसको दोबारा प्रोड्यूस किया। 10 बजे से 6 बजे तक और सीबीआई को डायरेक्शन दी है 10 से 6 के बीच में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और शाम को उसको वेलफेयर होम में। सीबीआई ने हत्या के मकसद को लेकर 2 बड़े दावे किए हैं। हत्या की पहली वजह पेरेंट्स मीटिंग को टालना चाहता है कत्ल का आरोपी छात्र। हत्या की दूसरी वजह परीक्षा से भी डरा हुआ था आरोपी छात्र। जांच एजेंसी के मुताबिक वारदात वाले दिन आरोपी छात्र स्कूल में चाकू लेकर पहुंचा था। मौकाए वारदात पर मिले सबूतों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केस को सुलझा लेने का बड़ा दावा कर रही है। After thorough investigation based on scientific evidence, including inspection of scene of crime, forensic analysis, analysis of CCTV footage, analysis of various call records, and questioning of several persons, CBI apprehended the said student. हालांकि सीबीआई के दावे को आरोपी के पिता सिरे से खारिज कर रहे हैं और अपने बेटे को फंसाए जाने की बात कर रहे हैं। जो ये पहले बच्चा जो एक्सपायर हुआ है, जिसका मर्डर हुआ है, उसके भी साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन ये किसी दूसरे बच्चे के साथ नाजायज हो, ये भी बहुत गलत है। मेरे बच्चे ने नहीं किया, मेरे बच्चे ने माली को बताया, टीचर्स को बताया देखते ही बच्चे को, और पूरे दिन स्कूल में रहा है, पेपर दिया है बच्चे ने, कहीं पर भी एक सिंगल स्पॉट मेरे बच्चे के कपड़ों पे नहीं था। 8 सितंबर 2017 को प्रद्युम्न का खून से लथपथ शव स्कूल के टॉयलेट में मिला था। 7 साल का प्रद्युम्न गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी क्लास का स्टूडेंट था। प्रद्युम्न के माँ बाप ने सीबीआई के खुलासे पर संतोष जाहिर किया है। सीबीआई ने अगर उस बच्चे को सामने लाया है तो उनके पास जरूर पुख्ता सबूत होंगे, तभी वो मतलब उस बच्चे का नाम ले रही है। जो बच्चा है उसने वो 16 साल से ऊपर का है, तो कहीं ना कहीं उसका ब्रेन मैच्योर है। मुझे लगता है हम जरूर मतलब बोर्ड के सामने जाएंगे और उनको ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इस मामले को एज अ नॉर्मल केस ट्रीट किया जाए। शुरुआत में इस केस की जांच गुरुग्राम पुलिस को सौंपी गई, जिसने स्कूल के कंडक्टर अशोक को हत्या का आरोपी बताते हुए जेल भेज दिया। अब सीबीआई के खुलासे के बाद कंडक्टर की पत्नी ने बड़ी राहत महसूस की है। क्या तो जब ये जब कोई सही मोड़ आएगा, अभी तो यही दिखा रहे हैं भाई, ये मानते कि हमारे बंदे ने कुछ नहीं किया, मेरे अशोक ने कुछ नहीं किया। मैं यही कहती, जेबर भी मिल के आई उसे, उसने कुछ नहीं किया, दावे के साथ कह सकती हूँ। वो तो मार पिटाई थे पुलिस वालों ने, हम वाली तो मार का आगे तो भूत भी नाचे। स्कूल में स्टूडेंट की बेरहमी से हुई हत्या के बाद पूरा देश गुस्से से उबल पड़ा था। देश के कई शहरों में इस हत्याकांड के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। हंगामा इतना बढ़ा कि रियान इंटरनेशनल स्कूल कई दिनों तक बंद रहा था। जनता के गुस्से के आगे झुकते हुए हरियाणा सरकार ने हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और सीबीआई के खुलासे के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए प्रद्युम्न के पिता ने जांच पर संतोष जताया है और कहा है कि अदालत इस केस में आरोपी की उम्र की ओर ध्यान ना दे, क्योंकि बच्चा जो है 16 साल की उम्र का बताया जा रहा है, तो वो परिपक्व है इस तरह के हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। ये गुजारिश उन्होंने की। इस वक्त प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर हमारे साथ हैं। ठाकुर साहब, जो गुड़गांव पुलिस की जो थ्योरी है उसको तो पलट कर रख दिया है सीबीआई ने, 11वीं के छात्र को गिरफ्तार किया है। क्या लगता है आपको कि ये मिस्ट्री को उलझाएगा या केस सुलझ रहा है? देखिए, अगर सीबीआई ने अपनी 1.5 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी कल्प्रिट को, किसी को प्राइमरी एक्यूज बनाया है, तो उसके पास ज़रूर ठोस सबूत होंगे उसके, और उसके बेसिस पे ही बनाया होगा।
हाँ, अब देखने वाली बात यह है कि जब वो कोर्ट में पेश करेगी उन सबूतों को, तब पता चलेगा कि किन सबूतों के आधार पर उसने इस स्टूडेंट को प्राइमरी एक्यूज़ बनाया और किन लैप्सेस की वजह से हरियाणा पुलिस उसको प्राइम एक्यूज़ बनाने में की मिस्टेक मतलब नहीं बना पाई थी। सीबीआई की तरफ से जो ग्राउंड दिया गया है उसके बारे में, सीबीएसई की तरफ से जो ग्राउंड दिया, सीबीआई की तरफ से जो ग्राउंड दिया गया है, वो अगर एक पहली नज़र में देखा जाए तो थोड़ा सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अगर आप उस बच्चे के एंगल से देखें तो एक बच्चे के लिए जो मतलब स्कूल में है, उस बच्चे के लिए एक रीज़न हो सकता है इस तरह के क्राइम को कमिट करने के लिए। सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाया है सीबीआई ने इस थ्योरी के पीछे। गुड़गांव पुलिस ने भी उसकी तफ्तीश की, तो आपको लगता है कि कुछ किया नहीं गुड़गांव पुलिस ने? ये देखिए, स्टार्टिंग से मैं बोल रहा था कि इस मामले की इंक्वायरी इन डेप्थ होने की ज़रूरत है, मतलब एक बिल्कुल बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि शायद हरियाणा पुलिस के एंड पे मिस हो गई और जिसको सीबीआई ने कैच कर लिया। आपका कहना ये है कि सबूत मिटाए गए, वहाँ से क्राइम सीन से खून के निशान मिटाए गए, तो क्या लगता है कि जो स्कूल मैनेजमेंट है, जो पिंटू परिवार है, उसकी भी कहीं ना कहीं मिली भगत हो सकती है, एक बड़ी साजिश हो सकती है? अगर एक रोड पे कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो एक नॉर्मल आदमी वहाँ पहुँचने से भी हेजिटेट करता है, जाना नहीं चाहता है। तो अगर किसी स्कूल कैंपस में इस तरह की घटना हुई जहाँ ब्लड ही ब्लड था, मुझे नहीं लगता कि किसी इंडिविजुअल का डिसीज़न हो सकता है कि वहाँ पे वो किसी भी तरह की चहलकदमी करे, अनटिल एंड अनलेस जब तक उसके पास कोई इंस्ट्रक्शन ना हो सकता है वो लोकल मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन हो, ये भी हो सकता है कि वो टॉप नॉच मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि इतनी बड़ी घटना टॉप नॉच मैनेजमेंट के नॉलेज में ना लाई जाए, इसकी कहीं से भी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बहरहाल परिवार के लोग जो हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं सीबीआई जांच से, लेकिन सवाल सबके जहन में ये है कि कहीं इस केस का हश्र भी आरुषि मर्डर केस की तरह से ना हो जाए, क्योंकि दो जांच एजेंसियां, दो बिल्कुल सिरे से उलट थ्योरी और दोनों में दावा इस केस को सुलझाने का। यही सवाल सबके जहन में बैठा हुआ है कि कहीं आरुषि मर्डर केस की तरह से केस इतना न उलझ जाए कि सही आरोपी को सजा न मिल पाए। हरियाणा पुलिस की थ्योरी है कि आरोपी अशोक बस में रखे टूल बॉक्स में चाकू लेकर आता है और फिर प्रद्युम्न की हत्या करता है। सीबीआई की थ्योरी है कि आरोपी छात्र ने एक दिन पहले चाकू खरीदा है और मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि उसने बाकायदा ये ट्रैक भी कर लिया है कि किस दुकान से उसने चाकू लिया, स्कूल बैग में चाकू लेकर आया। उधर कहा जा रहा है हरियाणा पुलिस की थ्योरी के द्वारा कि अशोक ने हत्या के बाद बाथरूम में चाकू साफ किया। हरियाणा पुलिस की थ्योरी और सीबीआई की थ्योरी में पूरा अंतर है। जाहिर सी बात है, जब आपका आरोपी ही बदल गया है तो आगे की थ्योरी भी बदल जाएगी। सीबीआई की थ्योरी कहती है कि हत्या के बाद 11वीं के छात्र जिसने कथित तौर पर प्रद्युम्न की हत्या की, उसने वो फ्लश कर दिया वेपन। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आरोपी छात्र पर शक गहरा गया और एक के बाद एक उसे कई बार स्कूल में पूछताछ की गई। उससे सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाया गया और कहा जा रहा है एक 10 से 15 बार उससे पूछताछ हुई, जिसमें विरोधाभासी बयान के बाद शक और गहराता गया। सीबीआई की थ्योरी है कि अशोक के खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिले। वहीं बस कंडक्टर अशोक ने हत्या की। हरियाणा पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया था, कॉल डिटेल्स का जिक्र नहीं किया। हालांकि सीबीआई की थ्योरी को और पुख्ता बनाने के लिए सीबीआई ने कुछ सबूत के तौर पर कॉल डिटेल्स भी पेश किए हैं। अभी पता लगेगा, अभी तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन की बात है, अभी वो क्या करते हैं, क्या पूछताछ करते हैं, क्या आगे आता है, वो उसके बाद ही कार्रवाई। क्योंकि सर कंडक्टर बस कंडक्टर को गिरफ्तार, कोई बात नहीं, वो अब क्योंकि वो केस सीबीआई के पास है, वो सीबीआई वाले क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या चलान करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण अथॉरिटी के निर्देश से। दिल्ली में गैर जरूरी ट्रकों के प्रवेश पर आज से रोक लग गई है। केवल जरूरी सामानों के ट्रकों को प्रवेश मिलेगा। बढ़ते हुए प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कल तक ऑड और इवन फॉर्मूले पर फैसला लेने के लिए कहा है दिल्ली सरकार से। दिल्ली में हालात को जरूरत से ज्यादा नाजुक बताया है। सिविल कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन की कार्रवाई पर भी अब रोक लग गई है जब तक दिल्ली में स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती। सवाल हर एक के जहन में यही उठ रहा है कि पिछले साल भी यही महीना था, कमोबेश यही तारीखें थी और यही स्थिति थी। आप हर बार सो के क्यों जागते हैं? ये एहतियाती कदम पहले उठा लिए होते तो दिल्ली वाले इस जहरीली आबो हवा में सांस लेने को मजबूर नहीं होते। लेकिन सलाह ये दी जा रही है कि घर से आप जितना हो सके ना निकलें। जहरीली आबो हवा में लोगों का दम घुट रहा है। जो खासतौर से ब्रोंकाइटिस या सांस की दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोग हैं वो लगातार अस्पताल पहुँच रहे हैं। दूसरे दिन कैसे रहे हालात, और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटे भी स्थिति ऐसी ही रहेगी। गाड़ियों पर गाड़ियां चढ़ी हुई हैं, कोई माथा पकड़े है, कोई भाग रहा है और तभी एक और गाड़ी आकर टकरा गई।
दिल्ली एनसीआर में स्मॉग ने सांस लेना भी मुश्किल कर दिया। हालात कितने मुश्किल हैं वो यमुना एक्सप्रेसवे की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है, जहां स्मॉग और कोहरे की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 25 से ज्यादा लोगों को चोट आई है। स्मॉग ने पूरे दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया है। एयरलॉक की चेतावनी के बीच हवाई सफर सपना बन चुका है। एक एक कर फ्लाइटें रद्द की जा रही हैं, तो दूसरी ओर स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने रविवार तक राजधानी के स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है। वहीं गाजियाबाद में भी स्कूलों में छुट्टी की जा रही है। यहाँ पर वो लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं जिनकी फ़्लाइट काफ़ी डिले हुई है, वो यहाँ पर वेटिंग एरिया में इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह से और ना सिर्फ फ़्लाइट्स डिले हो रही है, बल्कि यहाँ पर कई सारे रनवे हैं जो विजिबिलिटी कम होने की वजह से उन रनवे को बंद कर दिया गया है। दूसरे रनवे पर जो फ़्लाइट्स हैं उन्हें टेक ऑफ कराया जा रहा है। इस तरह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। इसलिए लोगों के लिए एक नसीहत ज़रूर है कि अगर वो घर से निकलते हैं तो अपने फ़्लाइट का स्टेटस ज़रूर चेक करके निकलें। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में 2 दिन से घनी धुंध ने प्रदूषण को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया। मंगलवार को जहां स्मॉग के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर थी, वो अब 10 मीटर से भी कम बताई जा रही है। दिलवालों की दिल्ली प्रदूषित हो गई है। शाम 4 बजे राजधानी के लोधी रोड में हालात क्या थे, आप खुद देखिए। दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके कई कारण माने जा रहे हैं, लेकिन इंडेक्स क्या कह रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए वहाँ पे जो इंडेक्स है, जो तमाम डिटेल्स देता है, उसमें जो वायु का पोल्यूशन का जो लेवल है वो लगातार बढ़ गया। आप देख सकते हैं PM 2.5 जो है 500 की स्थिति पे पहुंच चुका है। 500 की स्थिति सबसे खतरनाक स्थिति मानी जाती है, यानी 400 के ऊपर अगर स्थिति निकलती है तो वो काफ़ी खतरनाक होती है। PM 10 जो है वो भी 500 की स्थिति पे पहुंचा हुआ है, यानी दोनों खतरनाक स्थिति में हैं। इसलिए लगातार डॉक्टर सलाह देते हैं कि जब भी आप घर से निकलें, मुंह ढककर निकलें और फिर उसके बाद डॉक्टर्स की सलाह लें। अगर दमे के मरीज़ हैं तो वो घर से कम निकलें और निकलें तो नींबू पानी का इस्तेमाल करें, ऐसा डॉक्टर का मानना है। और दूसरा ये भी कि घर से निकलते समय पानी अपने साथ में रखें। समस्या गंभीर है और ये एक दिन में खड़ी नहीं हुई, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि सिर्फ सरकारें ही नहीं, आप और हम भी दिल्ली को बचाने में जुट जाएं, क्योंकि सवाल हमारी जिंदगी का है, सवाल हमारे बच्चों के भविष्य का है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा और सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं एयरलाइंस की, जिनमें यात्रियों के व्यवहार, VIP कल्चर को लेकर कई बार सवाल उठते हैं और इस बार उल्टा एयरलाइंस विवादों के घेरे में है। बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने हाल ही में इंडिगो के एक एम्प्लॉय से बदसलूकी का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था और नया मामला टर्मिनल में 53 साल के एक पैसेंजर और इंडिगो स्टाफ के बीच मारपीट का है। घटना पिछले महीने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जहां पर वीडियो जो है मंगलवार को वायरल हुआ, लेकिन पिछले महीने की घटना है। बदसलूकी के मामले का संज्ञान लेते हुए आपको बता दें, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने DGCA और इंडिगो एयरलाइंस से रिपोर्ट तलब कर ली है। क्या था ये वायरल वीडियो और क्या था ये पूरा मामला और अभी क्या कार्रवाई हुई है, इसको दिखाती हुई रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो ने हड़कंप मचा दिया। बुजुर्ग के साथ हाथापाई की तस्वीरें जब सुर्खियों में आई तो ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि यात्री के साथ एयरलाइंस कर्मचारी हाथापाई कैसे कर सकता है। civilized society, there is no place for fisticuffs, and fisticuffs of any kind are to be condemned. नियमों में एयरलाइन स्टाफ को किसी भी पैसेंजर से मारपीट या हाथापाई करने की इजाजत नहीं दी गई है। नियम साफ तौर पर कहता है कि अगर किसी पैसेंजर से कोई परेशानी है तो एयरलाइन स्टाफ को सिक्योरिटी एजेंसी को इस बारे में रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं दिखा नहीं। बदसलूकी मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्रालय ने सभी पक्षों की बैठक बुलाई और उस बैठक में इंडिगो के मालिक और प्रमोटर राहुल भाटिया भी पहुंचे। We are going to submit a report to the government which will be made public to the press and then say it all.
मोदी सरकार ने नो फ्लाई लिस्ट जारी की थी, जिसमें अगर कोई यात्री एयरलाइंस स्टाफ से दुर्व्यवहार करता है तो उसकी उड़ान पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन क्या ऐसा कोई नियम एयरलाइंस स्टाफ के साथ भी है? इस मामले के सामने आने के बाद मंत्रालय ने निंदा तो जाहिर की है, लेकिन तमाम सवाल खड़े होते हैं एयरलाइंस की कार्यप्रणाली पर। और सवाल इस बात को लेकर के भी है कि क्या नो फ्लाइंग लिस्ट में सिर्फ यात्री ही होने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो सीधे तौर पर चाहे कुछ भी हुई हो, कितनी भी नोकझोंक हुई हो, उसके बावजूद भी अगर एयरलाइन कर्मचारी ने किसी के साथ ऐसी हरकत की है, हाथापाई तक नौबत आ गई है, तो यकीनन ये कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। बहरहाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता आज 90वां जन्मदिन मना रहे हैं, लालकृष्ण आडवाणी। इस मौके पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भी आडवाणी को बधाई दी, मगर अपने ही अंदाज में तंज कस के अपने ट्वीट में लालू ने बधाई दी या फिर क्या कहा, जरा आप खुद समझिए। आडवाणी जी के जन्मदिन पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। अगर कोई शिष्य बागी हो जाए तो उसकी चिंता कभी मत कीजिए, भगवान आपके आगे का जीवन प्रसन्नतापूर्ण, स्वस्थ, लंबा और सफल बनाए। अब बागी शिष्य कौन है, आडवाणी जी का शिष्य कौन है, ये सब जानते हैं। तो लालू के सियासत करने के अंदाज जुदा हैं। लालू की कई तस्वीरें सुर्खियां हमेशा से बटोरती रही हैं, कई बयान जो हैं उनके चर्चा का विषय रहे हैं। और एक ऐसी ही तस्वीर आई है हाजीपुर से, जहां नोटबंदी की सालगिरह पर केंद्र के खिलाफ लालू जो हैं एक रैली जो थी आरजेडी की, उस में शिरकत कर रहे थे। लालू की अगुवाई में होने वाली इस रैली में लालू भी वहां पर पहुंचे हुए थे और हाथ पर काली पट्टी भी उन्होंने जो है वो बांधी हुई थी। मगर मंच पर ही लालू जी की आंख लग गई। अब उम्र तो उनकी भी हो चली है, बस फिर क्या था, इस नज़ारे को कैद करने की होड़ सी बच गई।